हेलो फ्रेंड, टेक्निकल वाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इसका पहले वीडियो को अपलोड कर दिया गया है आपके अपने चैनल टेक्निकल वाला पे। आप वहां से जाके पहला वीडियो इसका देख लें, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 32 तक सोल्यूशन कर दिया गया है। उसके आगे आज हम लोग सोल्यूशन करेंगे और देखेंगे इसके सवाल को। तो देखिए, यहाँ तक कर दिया गया था। 32 में क्या बोल रहा था कि ई फोर 10 माइक्रोफराड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। देखो, इस तरह से पैरेलल में कनेक्ट है। तो यहाँ आपको पूछा था कि सी इक्विवेलेंट क्या होगा। तो बताए थे कि पैरेलल में क्या होता है कि जब भी पैरेलल में कैपेसिटर सेम वैल्यू का पुट हो, तो जितना कनेक्ट है, जैसे 1 2 3 4 4 बार कनेक्ट है, तो 4 से इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आ गया था 40 माइक्रोफराड। आज का क्लास में आज हम लोग 33 से हम लोग बात करेंगे। समझ गए? तो इसमें देखो क्या बोला है आपका कि विद्युत ऊर्जा का यूनिट क्या होता है। द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी होती है, जो अब देखे होंगे घर वगैरह में जो एनर्जी मीटर लगे होते हैं, वो किस में आपको पावर को मेजर करता है। ये आपको मतलब जो वहाँ पे एनर्जी खपत होती है वो किस में मेजर करता है, ये आपसे पूछा है। तो ऑप्शन पहला ऑप्शन है वाट, दूसरा आपका किलोवाट, फिर जूल, फिर आपका क्या है किलोवाट आवर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। किलोवाट आवर क्या होता है, एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यूज करते हैं उसका ये क्या है, 1 यूनिट बराबर होता है किलोवाट आवर। अच्छा, वाट किसका होता है, तो वाट पावर का होता है। पावर कैसा यूनिट होता है, किलोवाट भी उसी का हो गया। जूल भी आपका एक तरह का एनर्जी का ही यूनिट होता है। समझ गए? लेकिन जब भी आपका विद्युत ऊर्जा का यूनिट पूछे तो आपको सीधे लगाना है किलोवाट आवर, जिसमें आपको टाइम को हमेशा आवर में लेना है और पावर को हमेशा किलोवाट में लेना है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए, नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कह रहा है कि 10 ओम के प्रतिरोध वाले एक परिपथ पर 100 वोल्ट की 100 वोल्ट की वोल्टता अनुप्रयोग किया जाता है, तो प्रतिरोध से क्षयग्रस्त होने वाला पावर क्या होगा। तो आपसे पावर पूछा है, मतलब ये बोल रहा है कि वोल्टेज आपको दिया हुआ है 100 वोल्ट और आपको रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है कितना, आर का वैल्यू दिया है 10। तो पावर बराबर एक फार्मूला होता है V²/R। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा P बराबर 100 × 100 और Y10। इसको जब कट करेंगे तो आपका आ जाएगा 1000 वाट। पावर का यूनिट वाट होता है। तो देख लीजिए 1000 वाट कहाँ है, तो देखिए डी आंसर आपका राइट हो जाएगा, वाट। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है आपका 35 नंबर कि एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड इतना। देखो साइड दिया हुआ है, साइड आपको दिया हुआ है, तो आपसे पूछ लिया है कि एरिया क्या होगा ट्रायंगल का। तो देखो एरिया जो होता है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आप याद रखेंगे कि एरिया बराबर आपका फार्मूला होता है √3/4 और साइड का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। मैथ का ये प्रश्न था, समझ गए? देखिए नेक्स्ट वाला आपसे क्या पूछा है कि व्हेन द कलेक्टर बेस एंड इमीटर बेस जंक्शन गेट द फॉरवर्ड बायस देन द ट्रांजिस्टर इज सेड टू बी। बोल रहा है कि जो कलेक्टर बेस और इमीटर बेस जंक्शन होती है, देखो एक होता है आपका कलेक्टर बेस जंक्शन, एक आपका होता है इमीटर बेस जंक्शन। ये दोनों जंक्शन है ना, ये दोनों फॉरवर्ड में, ए बी फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड बायस, ए बी फॉरवर्ड बायस। जब भी ऐसा कंडीशन में रहेगा तो आपका क्या बोलेगा कि जो ट्रांजिस्टर है, जो बीजेटी है ट्रांजिस्टर हो, वो कैसा बिहेव करेगा, दोनों जब फॉरवर्ड में रहे तो ये हो जाएगा सेचुरेशन। सेचुरेशन वाली एक कंडीशन होती है। तो देख लीजिए इसमें कहाँ पे है राइट आंसर, सेचुरेशन। देखिए यहाँ पे बी नंबर, तो आपका राइट आंसर बी हो गया। अच्छा, एक्टिव पूछेगा तो एक्टिव में क्या होगा कि कॉमन बेस और कॉमन इमीटर, कॉमन बेस और कॉमन इमीटर जो जंक्शन होगा ना, मतलब कॉमन बेस और यहाँ पे आपका कॉमन इमीटर वाला जो जंक्शन होगा, इमीटर बेस जंक्शन जो होगा, दोनों जंक्शन होगा, एक ऐसा रहेगा, एक रहेगा आपको फॉरवर्ड में और एक रहेगा आपका रिवर्स में। समझे? अच्छा, कटअप वाला भी जान दीजिए, दोनों रिवर्स में रहेगा, दोनों रिवर्स में। तो आपका एक कटअप वाला हो जाएगा, रिवर्स बायस में रहेगा। तो ओके, तो इसका राइट आंसर आपका हो गया बी हो गया, क्योंकि दोनों आपका क्या बोल रहा था कि फॉरवर्ड बायस में है। मतलब कलेक्टर बेस जंक्शन भी और इमीटर बेस जंक्शन दोनों आपका फॉरवर्ड बायस में, तो सैचुरेशन में। अगर दोनों आपका रिवर्स में हो जाए तो कटअप में, और एक फॉरवर्ड में और एक रिवर्स में हो जाए तो एक्टिव में। एक और होता है इन्वर्टेड रीजन। तो इन्वर्टेड रीजन में क्या हो जाएगा, पहले रिवर्स हो जाएगा, मतलब बेस कलेक्टर बेस जो होगा जंक्शन वो रिवर्स में हो जाएगा, और इमीटर बेस जंक्शन क्या हो जाएगा आपका फॉरवर्ड, मतलब उल्टा हो जाएगा, जस्ट एक्टिव रीजन का उल्टा हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि आपका ये इन्वर्टेड रीजन में चला जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल।
नेक्स्ट सवाल देखिए आपसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है आपसे कि एन एम्पलीफायर विथ द पॉजिटिव फीडबैक विल वर्क एज। जब हम लोग कोई भी एम्पलीफायर में पॉजिटिव फीडबैक लगाते हैं तो वो कैसा बिहेव करता है। तो आपको चार ऑप्शन है, इन्वर्टर की तरह, ऑसिलेटर की तरह, चीपर की तरह कि साइक्लो कन्वर्टर की तरह। तो आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। जब भी आप पॉजिटिव फीडबैक लगाएंगे, पॉजिटिव फीडबैक आप लगाएंगे, जब भी आप पॉजिटिव फीडबैक लगाएंगे तो आपको ये वर्क करेगा एक ऑसिलेटर की तरह। समझ गया, ऑसिलेटर की तरह। बाकी आप जानते हो इन्वर्टर क्या होता है। इन्वर्टर क्या करेगा, ये क्या इन्वर्टर करता है, इन्वर्टर का काम है डीसी टू एसी में कन्वर्ट करना। एक आपका होता है रेक्टिफायर, तो रेक्टिफायर का काम होता है एसी टू डीसी में कन्वर्ट करना। फिर साइक्लो कन्वर्टर पूछे तो ये करेगा एसी को एसी में कन्वर्ट करता है, मतलब विथ फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करने का ये काम करता है। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल देखो क्या कह रहा है। 38 नंबर ये बोल रहा है इंडक्शन हीटिंग इज आल्सो नॉन है। तो इंडक्शन हीटिंग होता है ना, ये हाई फ्रिक्वेंसी पे वर्क करता है। हाई फ्रिक्वेंसी पे क्या करेगा, वर्क करेगा। जितने भी इंडक्शन हीटिंग होते हैं हाई फ्रिक्वेंसी पे। तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या है जो हाई फ्रिक्वेंसी हीटिंग पे वर्क करता है। तो ईडी डाइलेक्ट्रिक हीटिंग है, ईडी करंट हीटिंग है, रेजिस्टेंस हीटिंग है, मैग्नेटिक हीटिंग है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग क्या होता है कि हाई फ्रिक्वेंसी पे वर्क करता है। और भी बहुत सारा इसमें 2-3 तरह का हाई जो फ्रिक्वेंसी पे करता है। एक आपका करता है रेडियो फ्रिक्वेंसी हीटिंग जो होता है ना, ये भी आपका इसी पे वर्क करता है। आपको क्या बोलते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी पे वर्क करता है, लेकिन वो ऑप्शन नहीं है। तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। पैरावैद्युत तापमान जो जिसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक हीटिंग बोलते हैं, वो उसी पे वर्क करता है। चलो नेक्स्ट सवाल देखो क्या बोल रहा है कि ए डायक इज यूज। जो डायक होता है ना, वो डायक कैसे यूज होता है, ये आपसे पूछा है। तो आपका राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा, ट्रिगरिंग द ट्रायक। एक डायक जो होता है वो ट्रिगर, मतलब जस्ट उसको ऑन होने के लिए जो ट्रायक होती है ना, जो एसी पे वर्क करता है, उसको ट्रायक बोलते हैं। तो ये ट्रायक को क्या करता है कि ये ट्रिगरिंग करने का काम करता है, मतलब थोड़ा सा पल्स भेजने का काम करता है जिससे ये एक्टिव हो जाए। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल देखो क्या बोल रहा है कि मोटर स्टार्टर आर इसेंशियली। बोल रहा है डॉट के लिए मोटर प्रारंभ अनिवार्य है। मतलब मोटर स्टार्टर इसेंशियल क्यों है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिया है। मोटर को त्वरण करने, एक्सीलरेशन करने के लिए। आपका दूसरा है स्टार्टिंग द मोटर, और तीसरा है अवॉइडिंग द एक्सेसिंग स्टार्टिंग करें। तो आपका मेनली जो इसका एसेंशियल पूछा है। और देखिए आपका चौथा भी देख लेते हैं, प्रिवेंटिंग द फ्यूज ब्लोइंग, फ्यूज कट जाने के रोकने के लिए। तो आपका राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ये क्या करता है, अवॉइडिंग द एक्सेस करेंट, जो अत्यधिक जो स्टार्टिंग धारा से क्या करता है, बचाता है। समझ गया, स्टार्टिंग क्या करेगा, स्टार्टिंग जो करंट होगा ना उसको कम करने का। अगर ये ऑप्शन नहीं रहता तो फिर आपका ए वाला सही हो जाता है, स्टार्टिंग द मोटर। अगर ये ऑप्शन नहीं रहता तो, क्योंकि आपको सटीक पूछा इसेंशियल मतलब अनिवार्य रूप से क्या करता है। तो ये क्या करता है, स्टार्टिंग करंट को कम करने का काम करता है। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है कि आर्मेचर का क्या आता है कि आर्मेचर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। 0.5 से 1 ओम तक इसको मान सकते हैं कि इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। और अगर हम लोग आर्मेचर करंट की बात करें तो क्या होता है, V माइनस का EB और बटा में RA होता है। अब देखो ये बहुत कम होता है, और स्टार्टिंग में क्या होता है कि EB 0 होता है। तो ऐसे कंडीशन में करंट इसका हाई हो जाएगा। तो उसी को ये क्या करता है, कम करने का काम करता है आपका स्टार्टर। जो स्टार्टर होती है ना, वो क्या करता है कि स्टार्टिंग करंट जो होती है उसको कम करने का काम करता है। तो राइट आंसर आपका सी हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल आपसे क्या पूछ रहा है कि 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर की किसी त्रिकोण का क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब एरिया ऑफ द ट्रायंगल हैविंग साइड 8, 6, 8 और 10। तो इसमें आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह का ये है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ये देखो, ये 10 इसका वैल्यू ले लेते हैं, चाहे तो यहाँ पे आप 8 ले लो और यहाँ 6 ले लो। तो देखो ये 3, 4 और 5 वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, 2 गुना कर दिया। तो हम जानते हैं कि इसका फार्मूला होता है बाबू हाफ इंटू, देखो ये इंटू लेंथ इंटू क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। इसका ये फार्मूला होता है एरिया का। तो इस पे लगाएंगे आप तो बन जाएगा, देखो हाफ इंटू कितना दिया हुआ है, 8 इंटू कितना 6, काटेंगे 4 से
तो सचो के 24, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो राइट आंसर आपका डी हो गया। देखो इसमें मैथ का भी कुछ कुछ पूछ दिया है, समझ गए, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करते जा रहे हैं, टेक्निकल विथ मैथ, समझ गए। चलो, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये फार्मूला आपका होता है राइट हैंडेड ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालने के लिए। कैसे पहचाने हम लोग, क्योंकि देखो यहाँ पे ट्रिपलेट लग जा रहा है, 3 का ये क्या कर दिया है, 3 का दुगना कर दिया है, ये 4 का दुगना कर दिया है, और ये 5 का दुगना कर दिया, तो आपको ये प्राप्त हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल आप देखेंगे तो देखो क्या कह रहा है कि ऑल डे इफिशिएंसी इज मेन जज द परफॉर्मेंस ऑफ एदर ट्रांसफॉर्मर। तो ऐसे कंडीशन में क्या पूछा है आपसे कि पूर्ण दिवस क्षमता के डॉट ट्रांसफार्मर के निष्पादन पर निर्णय लेने के लिए मतलब कौन सा ट्रांसफार्मर हम लोग यूज करते हैं। तो आपको दिखा है वितरण ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर, और आपका लास्ट दिया है 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, समझ गए। तो जब भी ऑल डे हम लोग इफिशिएंसी की बात होती है, तो ऐसे कंडीशन में जो हम लोग का जो मोटर वर्क करता है वो आपका वितरण वाला करता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। इसका अगर मैक्सिमम देखा जाए तो ये 50% इसका एफिशिएंसी देखा जाता है। 50% एफिशिएंसी पे बहुत बेहतरीन ये वर्क करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है जो। ऐसे ट्रांसफार्मर का तो अगर देखा जाए एफिशिएंसी तो आपका 80 से 90, मतलब 90 के ऊपर ही रहता है इसका एफिशिएंसी। चलिए ना, बाकी ऑटो ट्रांसफार्मर आप जा रहे हो, इसमें एक ही वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। पावर ट्रांसफार्मर जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं जो पावर ट्रांसमिशन लाइन में यूज किया जाता है। अब देखो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, जैसे कोर ट्रांसफार्मर को आप ले सकते हो कि इसमें 2 वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, वितरण। वितरण में हम लोग कौन सा, ऑल डे इफिशिएंसीज मीन्स टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ ए, तो यहाँ पे हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का हम लोग उपयोग करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल क्यों। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा एक पेनन मोटर का टॉर्क डॉट के अनुपातित होता है, मतलब द टॉर्क ऑफ द इंडक्शन मोटर इज प्रोपोर्शनल, किसके प्रोपोर्शन। तो याद रखेंगे टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ भी का स्क्वायर होता है, मतलब जो हम लोग यहाँ पे जो अप्लाइड वोल्टेज देते हैं ना, या उसके क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, बाकी आप देखो इंडक्शन मोटर से आप पढ़ सकते हो। देखो सिक्रोनस, अगर आपको सिक्रोनस स्पीड की बात करेगा तो 120 F/P होता है। अगर इसमें स्लिप की बात कर देगा तो NS माइनस का NR बटा के NS होता है, समझ गए। ये आपका कुछ फार्मूला होता है इसमें, इसको याद रखेंगे आप अगर ये सब पूछ दिया तो। अगर आपको NR निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, तो 1 माइनस का S इंटू NS होता है, समझ गए। ये आपका होता है रोटर स्पीड, क्या होता है, रोटर स्पीड होती है। और ये जो आपका होता है ना, आपका फील्ड की स्पीड होती है, फील्ड स्पीड होती है, या इसी को सिंक्रोनस स्पीड के नाम से जाना जाता है, कांस्टेंट होता है। चलो नेक्स्ट सवाल देखो क्या कह रहा है कि वैक्यूम क्लीनर जनरली मोटर, देखो डॉट मोटर बोल रहा है कि वैक्यूम क्लीनर में साधारणतः कौन सा मोटर हम लोग प्रयोग करते हैं। तो जितने भी वैक्यूम क्लीनर होता है उसमें हम लोग यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं। किसका, यूनिवर्सल मोटर का, समझ गए। अब देखो कुछ कुछ मोटर इसमें है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा मोटर कहाँ पे यूज करते हैं। तो देखो तो आपका रिलक्टेंस मोटर होता है ना, ये हम लोग वॉच घड़ी वाले जो घड़ी होती है ना, वो सब इलेक्ट्रॉनिक्स घड़ी होती है, उसमें हम लोग यूज करते हैं। सिग्नलिंग में भी इसका उपयोग कर लिया जाता है, सिग्नलिंग सिस्टम में भी इसका प्रयोग किया जाता है। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में भी, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में भी इसका प्रयोग किया जाता है, समझ गए। फिर आपका है सैडेड पोल मोटर। देखो सैडेड पोल जो मोटर होती है, ये एडवर्टाइजमेंट, याद रखेंगे, एडवर्टाइजमेंट में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह होता है ना, उसमें हम लोग प्रयोग करते हैं। एयर कंडीशनर में भी इसका यूज़ किया जाता है, हेयर ड्रायर में भी इसका यूज़ किया जाता है सैडेड पोल मोटर का, समझ गए। चलो नेक्स्ट सवाल देखो क्या आपसे कह रहा है कि द RMS वैल्यू ऑफ साइनसॉइडल ऑफ 10 एम्पियर इज द पीक वैल्यू। मतलब RMS आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 10 वोल्ट आपको दिया हुआ है, समझ गए। बोल रहा है एक ज्वारीय संकेत का RMS मूल्य 10 एम्पियर है, तो उसका शिखर मान क्या होगा, मतलब पीक वैल्यू आपसे पूछा है, मतलब भी मैक्सिमम का वैल्यू पूछा है, इतना बराबर बात। तो हम जानते हैं कि भी मैक्सिमम बराबर क्या होता है, तो होता है रूट टू इंटू VRMS होता है। नहीं तो VRMS बराबर आप पढ़ सकते हो, VRMS बराबर हम लोग क्या सीखे हैं साइनसॉइडल में कि भी मैक्सिमम बाई √2। जब भी हम लोग मैक्सिमम वोल्टेज को √2 से डिवाइड कर देंगे तो RMS वैल्यू आ जाएगा, और RMS वैल्यू ही हमारे जितने भी घर में जो सप्लाई आती है RMS वैल्यू ही होता है, समझ गए। तो यहाँ पे आपको 10 दिया है, तो भी मैक्सिमम आपको निकालना है, तो 10 √2। जब इसको आप सोल्यूशन करेंगे तो आपको
14 आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे, RMS वैल्यू बराबर क्या होता है, वी मैक्सिमम बराबर क्या होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल देखिए आपसे क्या कह रहा है कि सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल इज 66 mm, फाइंड द डायमीटर। डायमीटर पूछा है आपको, क्या दिया है, सरकमफ्रेंस मतलब परिधि आपको दिया हुआ है, क्या आपको परिधि दे दिया गया है और आपको डायमीटर पूछा है। तो परिधि बराबर हम लोग क्या जानते हैं, जो परिधि होती है कोई भी सर्किल का, तो परिधि बराबर फार्मूला होता है 2πr। समझ गए। तो अगर यहाँ से r निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, परिधि और बटा में 2π। समझ गए, परिधि बाई 2π। अब इसका सोल्यूशन जब आप करेंगे, तो देखिए इसको अगर आप आगे बढ़ाएं तो परिधि कितना दिया हुआ था, तो आपका 66 mm और 2π। समझ गए। जब इसको डिवाइड करेंगे आप तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा 66, 2 × 2π का 22 बटा यहाँ 7। देखो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 33 हो जाएगा बाबू, तो कट गया। और आपका 11 दूनी 22, 11 33, 11 दूनी 22, 11 33, तो सत्या क्या हो जाएगा 21 और बाई 2। समझ गए। ये आपका आर का वैल्यू आ गया। किसका वैल्यू आ गया है, ये हम लोग आर का वैल्यू निकाल चुके। चलो यहाँ लिख देता हूँ, आर का वैल्यू कितना आ गया 21/2। अब डायमीटर हम लोग जानते हैं क्या होता है, 2r होता है, तो dy/2 और आर का वैल्यू कितना 21/2, 2 से 2 कट गया, तो डायमीटर कितना आ गया 21। अब देखो mm में था तो mm लिख दो। समझ गए, mm में वैल्यू दिया हुआ था तो mm में ही हो जाएगा बाबू। समझ गए, mm में जब वैल्यू दिया हुआ था तो आपका mm में ही लिख देंगे। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। समझ गए, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये मैथ का सवाल था, देख लेना। कुछ नहीं बाबू, खाली फार्मूला पे है। अब परिधि याद रखेंगे, सरकमफ्रेंस जो सर्किल का होता है वो 2πr होता है। समझ गए। डायमीटर जो होता है 2r होता है। समझ गए, और जिसको रेडियस बोलते हैं। डायमीटर बराबर, अगर डायमीटर बराबर आप फार्मूला लिखना चाहेंगे तो 2r हो जाएगा, और देखो r को रेडियस बोला जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल आपसे क्या पूछा है कि देखो यहाँ पढ़ लेते हैं कि द एनर्जी स्टोरेज इन मैग्नेटिक फील्ड कॉइल ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस इतना एंड कैरिंग द 10 एम्पियर। तो आप फार्मूला सीधे लगा दो ना एनर्जी का। तो एनर्जी बराबर जो इंडक्टर में एनर्जी स्टोर करता है उसका फार्मूला होता है ½ L/I²। समझ गए। तो जब इसको आप लगाएंगे तो L कितना दिया हुआ बाबू, देखो यहाँ पे देख सकते हो 5 × 10 के पावर, देखो मिली में है तो 10³ हो गया, और I कितना दिया हुआ 10, तो 10 × 10 हो गया। देखो 2 0 से 2 0 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, तो यहाँ बच गया 5/2, और देखो 1 0 बचा तो इसको नीचे लिख सकते हो। इसको जब कट करेंगे आप तो 4 × 5 = 20, 1/4। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 को 4 से करेंगे तो 2.5 हो जाएगा, इतना जूल। अब देख लो ऐसा ऑप्शन कहाँ है, तो ऐसा ऑप्शन आपको एक ही दिख रहा है बी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। बस फार्मूला का खेल है। फार्मूला आप याद रखेंगे कि क्या होता है कि जब भी आप इंडक्टर में बात करेगा तो आपका ½ LV² हो जाएगा। अगर यही कैपेसिटर में बात करता है कि कैपेसिटर जो एनर्जी को स्टोर करता है वो कितना होता है, तो इसका होता है ½ CV², ½ CV² के नाम से जाना जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल आप देखेंगे 48। ये क्या बोल रहा है कि एंड द इलेक्ट्रिक मोटर इन बीच द स्टेटर एंड रोटर पोल रन विद एक्जैक्टली द सेम। ये बोल रहा है कि जो इसका रोटर भी है ना, रोटर की जो स्पीड होती है NR से दिखाया जाता है, और स्टेटर की जो स्पीड होती है NS से दिखाया जाता है। इसको मतलब फील्ड होता है ना, फील्ड जिससे घूमता है उसको NS बोलते हैं, सिंक्रोनस गति। तो इसमें क्या है कि दोनों इक्वल है। तो ऐसा मोटर कौन सा है, ये आपसे पूछा है। तो ऐसा मोटर एक ही है बाबू। देखो यहाँ पे ऑप्शन इंडक्शन मोटर तो होगा नहीं, क्योंकि NR पे घूमता है। ये यूनिवर्सल मोटर भी NR पे घूमता है, रोटर इसका घूमता है, ये भी NR पे घूमता है। लेकिन एक सिंक्रोनस मोटर एकलौता मोटर है जो आपका क्या होता है कि आपका देखो बाबू, ये आपका तुल्यकालिक जो मोटर है, सिंक्रोनस मोटर है, वो एकलौता मोटर है जो सिंक्रोनस स्पीड, मतलब इसका जो रोटर भी होता है सिंक्रोनस गति पे घूमता है। और सिंक्रोनस गति का स्पीड ऐसे निकाल सकते हैं 120 F/P। समझ गए। और बार बार बोल रहा हूँ कि इस PDF आपको कहाँ मिलेगा, तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। इसके वीडियो के नीचे इसका लिंक डाल दूंगा, जहाँ से ये पूरा PDF आपको वहाँ विथ सॉल्यूशन के साथ आपको PDF पे मिल जाएगा। ओके,
चलो नेक्स्ट सवाल देखो क्या किया है। देखो मैथ का सवाल आ गया बाबू कि साइन, मतलब एक क्या दिया है कि साइन एक्स का वैल्यू दिया हुआ है कितना 3y5 और tan x का आपसे पूछा है tan x बराबर 8। तो हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज से ये क्या है बाबू, लंब है, ये आधार है और ये आपका क्या है हाइपोटेनस। तो ये लंब देखो यहाँ पे क्या होता है कि लंब दिया हुआ है 3 और इसका क्या है ये 5 दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं ट्रिपलेट 3 4 और 5 होता है बाबू, तो यहाँ हो जाएगा 4। और हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो लंब कितना दिया 3 और आधार कितना है 4, तो आपका राइट आंसर 3/4। तो आपका राइट आंसर ये हो गया 3/4। क्या हो गया बाबू 3/4। ओके, मैथ का सवाल था ट्रिगोमेट्री का। चलो नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा है कि इतना का मूल, मतलब क्या बोला कि वैल्यू ऑफ द एक्स का वैल्यू ये आपसे पूछा है। समझ गए। देखो इसको आप लोग दो तरीके से बना सकते हैं, चाहे तो पूरा सोल्यूशन कर लो, नहीं तो इसका एक और मेथड है कि आप इसमें वैल्यू पुट करके देख लो। वैल्यू पुट करके देख लेंगे तो भी ये बन जाएगा। तो हम लोग इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। कितना दिया है x² माइनस का 6x प्लस का 8 और बराबर 0। जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ये आपका बन जाएगा x² माइनस का 4x और माइनस का 2x। देखो दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 6x और प्लस में 8 बराबर 0। जब इसको हम लोग x कॉमन ले लिए तो यहाँ पे x बचा और माइनस का यहाँ 4 बचा। समझ गए। अगर यहाँ पे -2 कॉमन ले लिए तो यहाँ x बचा और 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे माइनस का क्या बच जाएगा 4 और बराबर 0। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 4 और एक और x का वैल्यू आ गया 2। तो देखो इसका 2 वैल्यू आ गया बाबू। समझ गए। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में डी नंबर A एंड B। ऐसे भी अगर वैल्यू को पुट करेंगे तो भी आ जाएगा। देखो ये है x, अगर पहले हम लोग 4 को वैल्यू को पुट करते तो 16 हो जाएगा, माइनस का 6 × 2 और प्लस 8 बराबर 0। अब 0 आना चाहिए इसके बराबर, 6 दूनी 12 तो 16 हो गया, 4 लिए तो 16 हो गया और यहाँ 4 करेंगे 6 के 24 हो गया और प्लस का 8 इधर गया तो देखो 24 क्या हो गया 0 हो गया, सेटिस्फाई हो गया। अब 2 पुट करके देखते हैं। 2 पुट करेंगे तो 4 माइनस का 6 × 2 प्लस का 8, तो देखो यहाँ भी 0 आ जा रहा है आपका। तो ऐसे भी आप देख सकते थे, दोनों सही हो गया। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, A एंड B हो जाएगा। ये मैथ का सवाल था, आप लोग इसको देख लेना। देखो नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कह रहा है कि इन द ऑपरेशनल एम्पलीफायर CMRR शुड बी, बोल रहा है एक प्रचात्मक प्रवर्धक में CMRR ... होना चाहिए, ये आपसे पूछा है, होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए बाबू, इसमें क्या होता है, इसका आंसर देखो डायरेक्ट लगा लो। ये क्या होता है एज ए हाई एज पॉसिबल, मतलब क्या होना चाहिए कि इसमें उच्च होना चाहिए। समझ गए, एज हाई ए पॉसिबल। देखो इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म देख लो। इसका फुल फॉर्म होता है आपका कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। समझे, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो के नाम से जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है देखो एंड द ऑपरेशनल एम्पलीफायर, तो ये क्या होगा एज हाई एज पॉसिबल होता है। समझ गए, एज ए हाई एज पॉसिबल। देखो फिर आप नेक्स्ट सवाल देखो, मैथ का फिर से सवाल आ गया। ये देखो सवाल क्या कह रहा है आपको, कह रहा है कि ए कार हैज द 2 वाइपर डैज नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज द blades of the length are centimeters sweeping through the angle of theta, the total area of the creature in the each sweep of the blade। देखो यहाँ पे बोला है कि एक कार के 2 वाइपर हैं जो अब अतिव्यक्त नहीं करते हैं, मतलब आपस में नहीं क्या करते हैं टच करते हैं। प्रत्येक वाइपर को थीटा कोण में प्रसरण करने वाले 8 सेंटीमीटर लंबाई का ब्लेड होता है। समझ गए, ब्लेड होता है मतलब रेडियस दिया हुआ है। ब्लेड के प्रत्येक स्वर्ण में साफ किए गए जाने वाले कुल क्षेत्रफल क्या होगा। समझ गए, कुल क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपसे पूछ दिया है कि इसका कुल क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका कुल क्षेत्रफल देखो, इसका फार्मूला होता है, जब भी ऐसा आपको सवाल दे तो इसका फार्मूला होता है बाबू, क्या होता है θ/360 × πr² होता है इसका। समझ गए, तो राइट आंसर आपका B हो जाएगा। ये मैथ का सवाल था। चलो नेक्स्ट देखो आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा बीच ऑफ द फ्लोइंग एम्पलीफायर हैज़ द लोवेस्ट इफिशिएंसी। क्या पूछा है, लोवेस्ट, निम्नलिखित में कौन से प्रबंधन की क्षमता सबसे कम है, मतलब सबसे कम है। ये आपसे पूछा है
कि जिसका क्या है कि फ्रिक्वेंसी सबसे कम है। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा बाबू कि सबसे फ्रिक्वेंसी कम होता है इसका, कितना 25% ही इसकी इफिशियंसी होती है। अच्छा, क्लास बी की अगर बात करेगा तो इसकी 75% के करीब होता है। अगर सी की बात करेगा तो सी का सबसे ज़्यादा होता है 90%, मतलब इसको लिख सकते हो आप 70 से 80% के बीच में, या 90% भी कहीं कहीं पे बुक में आपको देखने को मिलेगा। अगर क्लास ए बी की बात करेगा तो इसका 60% होता है। तो सबसे कम पूछा है आपको, लोवेस्ट इफिशियंसी पूछा है आपको, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। लोवेस्ट पूछा है तो क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट सवाल आपको क्या कह रहा है 54 नंबर, कि किसी कुंडली में प्रेरित ईएमएफ पर आश्रित रहता है द ईएमएफ इंड्यूज इन द कॉइल डिपेंड। तो देखो इसमें क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ, अब सबसे पहले कॉइल की हम लोग क्या करते हैं, ईएमएफ निकालते हैं। ईएमएफ पूछा है ना, तो कॉइल की ईएमएफ क्या हो जाएगा, n इंटू डी फाई बाई डी टी होता है। समझ गए, ये होता है कॉइल का ईएमएफ। तो देखो सबसे पहले बोला कि नंबर ऑफ द टर्न, तो इस पर भी डिपेंड करेगा। द चेंज ऑफ द फ्लक्स, तो इस पर भी डिपेंड करेगा। फिर टाइम टेकन टू द चेंज ऑफ फ्लक्स, तो इस पर भी डिपेंड। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका इसका डी हो जाएगा। देखो तीनों पे, फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ जो उसमें टर्न लिए हैं उस पर भी डिपेंड कर रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखो, फिर वैसा ही सवाल आ गया, एकदम सेम सवाल आ गया है कि आर त्रिज्या से वृत्तखंड, देखो वृत्तखंड का उसमें भी क्षेत्रफल था, इसमें भी वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपसे पूछ दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो अभी ही बता रहे थे आपको क्या होता है। वृत्तखंड का पाई बाई 360 पाई आर स्क्वायर, समझिए क्या, पाई आर स्क्वायर होता है आपका, पाई आर स्क्वायर। अब देख लो ऐसा ऑप्शन कहाँ है, तो एक ही ऑप्शन मिल रहा है आपको ए। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये होता है त्रिज्यखंड का क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि खंड का क्षेत्रफल होता है बाबू, समझ गए ना, वृत्त के खंड का क्षेत्रफल होता है। जो थीटा दिया है वो थीटा 360 पाई आर स्क्वायर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है, IGBT इज टाइप ऑफ। तो देखो IGBT क्या है, एक तरह का ट्रांसफॉर्मर है तो नहीं है, इंसुलेटर है तो नहीं है, ट्रांजिस्टर, और फिर आपका ट्रांसमिशन केबल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका एक तरह का क्या है, IGBT जो होता है एक तरह का ट्रांजिस्टर होता है। और IGBT का देखो कभी कभी क्या होता है कि आपसे फुल फॉर्म पूछ देगा, तो इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे आप, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, समझ गए। तो एक तरह का क्या है, IGBT एक तरह का ट्रांजिस्टर है। तो इंसुलेटेड गेट, देखो इसमें गेट भी रहेगा, गेट मतलब कुछ पल्स दिए ऑन हो गया, उसी को हम लोग गेट बोलते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट देखो आपका नेक्स्ट सवाल क्या बोला है कि ए टेस्ला कॉइल EJ, मतलब जो एक टेस्ला कॉइल होता है वो कैसा होता है, ये आपसे पूछा है आपसे, समझ गए। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, हाई फ्रिक्वेंसी रेजोनेंस ट्रांसफॉर्मर जैसा बिहेव करता है। टेस्ला कॉइल जो होता है ना कि हाई फ्रिक्वेंसी रेजोनेंस जैसा है बिहेव करता है, समझ गए, हाई फ्रिक्वेंसी रेजोनेंस ट्रांसफॉर्मर जैसा बिहेव करता है। देखो नेक्स्ट सवाल आपसे क्या पूछा है कि 1 मीटर चौड़ाई तथा इतना सेंटीमीटर मोटाई के एल्युमिनियम शीट, देखो ये ग्राम में दिया है, इतना भार का है, तो देखो डेंसिटी दिया हुआ है और चौड़ाई दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या होता है कि इसका थोड़ा यूनिट हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो देखो सेंटीमीटर में ला देते हैं, देखो सेंटीमीटर में नीचे दिया हुआ है, तो 1 mm बराबर जो होता है ना बाबू, वो 0.1 सेंटीमीटर होता है पॉइंट में। अगर इसी में अगर हम लोग बात करें कि 1 मीटर बराबर, तो कितना बाबू 100 सेंटीमीटर। अगर वॉल्यूम निकालेंगे तो देखो A इंटू क्या हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। तो वॉल्यूम जब हम निकालेंगे तो 100 इंटू 1, मतलब वॉल्यूम कितना हो गया, देखो ये पॉइंट था तो 1 0 नीचे तो कट गया, तो यहाँ हो गया 1000, तो वॉल्यूम निकल गया। आपसे क्या पूछा था, आपसे क्या वेट पूछा है, तो वेट बराबर क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वेट बराबर लगा लो, कितना था 1000 इंटू 2.7। अब देखो ग्राम में है और केजी में आपका आंसर दिया हुआ है, तो आपका राइट 1000 से इसको क्या करेंगे डिवाइड, तो 3 0 से 3 0 कट गया, तो आपका राइट आंसर वेट कितना आ गया 2.7। तो देख लो 2.7 कहाँ है बाबू, तो यहाँ है, तो राइट आंसर आपका क्या हो गया 2.7 हो गया। ओके, 2.7 kg। देखो केजी में था इसलिए हम लोग डिवाइड किए, क्योंकि ग्राम में दिया हुआ था तो हम लोग चेंज कर लिए। चलो नेक्स्ट सवाल के, देखो मैथ का सवाल था, थोड़ा इसको आप लोग खुद से डिस्कशन कर लेना। देखो मुझे जितना तक आ रहा है आपको कर दिया जा रहा है।
मेनली हम लोग इसमें टेक्निकल देखेंगे। देखो HR फ्यूज प्रोवाइड द बेस्ट प्रोटेक्शन अगेन। क्या बोल रहा है कि HR फ्यूज होता है जो बेस्ट प्रोटेक्शन किस में देता है, शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, ओवरलोड की रिवर्स करंट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये क्या करेगा कि जितने भी आपका HRC फ्यूज होगा वो शॉर्ट सर्किट पे बहुत अच्छा आपको प्रोटेक्शन देने का काम करता है। शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन देने का ये काम करता है, समझ गए। शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन से क्या करता है, बचाता है। देखो ये लास्ट सवाल है क्योंकि इसमें 60 सवाल था बाबू, 60 सवाल ही पूछेगा, फिर आपका स्किल टेस्ट होता है, क्वालिफाई करेंगे तो स्किल टेस्ट, और आपका नंबर इसमें जितना आप नंबर लाएंगे इसी पे आपका सिलेक्शन होता है। नेक्स्ट देखो क्या बोला है कि इसी परिपथ के परिपथ में प्रेरित तथा धारता प्रतिघात इतना इतना है तो उसकी प्रभावी प्रतिविध क्या होगा। मतलब जेड आपसे पूछा है, देखो इम्पिडेंस पूछा है, द इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस दिया हुआ है, और द इफेक्टिव इम्पिडेंस पूछा है। तो जेड बराबर हम लोग क्या जानते हैं, रूट अंडर का आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, समझ गए। अब देखो आर तो 0 है बाबू, तो जेड अगर यहाँ से निकालेंगे, चलो हम लोग नीचे थोड़ा इसको कर लेते हैं, अगर यहाँ से जेड हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आर तो 0 का स्क्वायर प्लस एक्सएल कितना दिया हुआ है, तो एक्सएल दिया 6 और एक्सी कितना 8, इतना का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब देखो जेड बराबर क्या हो जाएगा, 0 को हटा ही देते हैं, इसमें करेंगे तो 2 का क्या स्क्वायर, अब देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो जेड बराबर क्या हो गया 2, समझ गए। तो राइट आंसर है। देखो ऐसे कंडीशन में आर ना दिया रहा है तो सीधे क्या करना है, घटा देना है, जो ज़्यादा है उसमें से छोटे में से घटा दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो गया, समझ गए, राइट आंसर। अब देखो पावर फैक्टर अगर यहीं से कोई पूछ लेता है आपसे तो cos 5 होता है, समझ गए ना, पावर फैक्टर भी अगर पूछता है तो cos 5 होता है। ओके, तो ये 60 सवाल था बाबू, आपको डिस्कस कर दिया गया। देखो इसको 2 वीडियो के माध्यम से आपको किया गया है, 2 क्लास लिया गया है, एक आपका पहला क्लास है उसको भी आप लोग देख लें, समझ गए, उसमें 32 तक कराया गया था, यहाँ से 33 प्रश्न से इसको स्टार्ट किया गया है। और इसका PDF कहाँ मिलेगा, अगर इसको PDF को आपको प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। ओके।